हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ES6 की कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम लोग रिएक्ट का एक जो सीरीज चल रहा है उसमें हम बहुत सारे ES6 के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा जो बिगनर्स होंगे, वो ES6 से फेमिलियर नहीं होंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ES6 2015 में लेके आया था और उसमें बहुत सारे एक मेजर चेंजेस हुए थे। तो उससे क्या हुआ था कि आपका जो जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग जो करते थे ना, तो उसको और उसके अंदर फीचर्स लेके आया और वो उस कोड को लिखना और आसान हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ES6 का एक कॉन्सेप्ट एक अलग सीरीज में बनाते चलें, ताकि जो भी बिगनर्स हैं जो कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको आसानी हो, ताकि जो भी मैं वहाँ पर अगर मैं कोई कोडिंग कर रहा हूँ रिएक्ट में, तो अगर वहाँ पर मैं कोई भी सपोज करते अगर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर को अगर उसमें हम डील करने लगे, तो जिस टॉपिक पर हम उसमें बता रहे हैं उस पर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो और लंबी भी हो जाएगी और कंटेंट जो है बहुत लंबा हो जाएगा। और आज के समय में बहुत लोगों को क्या होता है कि शॉर्ट में सब कुछ चाहिए। तो मेरा अलग से ये मोटिव रहा कि मैं अलग से आपको ES6 का कॉन्सेप्ट दूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ES6 में क्या हुआ था, ES6 क्यों कहते हैं, क्यों हम लोग ES1 क्यों नहीं कहते, ES2 क्यों नहीं कहते हैं, ES6 ही क्यों कहते हैं, ES6 क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखो क्या है ना कि ES6 क्या है ना कि एक एक्मा स्क्रिप्ट, इसको हम लोग 2015 में बोलते हैं। इसका एक ऑफिशियल नेम है एक्मा स्क्रिप्ट 6, एक्मा स्क्रिप्ट 2015। और ये 2015 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2015 में एक्मा वालों ने, एक्मा एक स्टैंड है, एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि एक यूरोपियन कंप्यूटर कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन, ये सॉरी, कंप्यूटर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, एक तरह का एक एसोसिएशन है यूरोप में। वो ही हैंडल करता है आपको जावा स्क्रिप्ट के मोस्ट ऑफ द कोड को, आपको हैंडल करता है। तो 2015 से पहले जावा स्क्रिप्ट वालों ने अपने आप को सीमित रखा था, ब्राउज़र के ऊपर ही रखा था। लेकिन आफ्टर 2015 में हुआ क्या कि उन्होंने बहुत ही मेजर चेंजेस लेके आया और बहुत सारे नए-नए फीचर्स उसके अंदर ऐड किए। तो इतने सारे फीचर्स एक साथ ऐड होने के बाद ये जो जावा स्क्रिप्ट है ना, ये पूरी तरीके से नई लैंग्वेज में उन्होंने अपडेट कर दिया। तो इसलिए आज के समय में आप कभी भी कहीं भी जाओगे जावा स्क्रिप्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपसे 110% आपसे ES6 के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे। क्योंकि पहले हमारा क्या था कि पहले हम लोग किसी भी तरीके का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते थे तो वेर कीवर्ड का यूज करके ही करते थे। लेकिन बाद में लोगों को ये पता चला कि हम लोग वेरिएबल में कांस्टेंट नहीं रख सकते। हम लोग अपने वैल्यू को एक जगह कांस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि हम वेर कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर रहे थे कि वैल्यू को अपडेट कर ले रहे थे। मतलब अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा एक लंबा सा कोई एक हम लोगों ने एक प्रोग्राम तैयार किया, कहीं कोडिंग लिखा है, तो हम नहीं चाहते कि वो जो चेंजेस है वो खास करके कोई अगर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें कोई चेंजेस ना, उसमें कोई अपडेट ना हो, तो उस केस में वो क्या था कि वो वैर कीवर्ड वर्क नहीं कर रहा था। तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि ये वैर कीवर्ड है ना, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट था, ये विंडो कीवर्ड के साथ अटैच था। मतलब कि इसको आप विंडो कीवर्ड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते थे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सब ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑल दैट। ओके, तो इसको क्या था कि जावा स्क्रिप्ट में जब ES6 इंट्रोड्यूस हुआ, तो जावा स्क्रिप्ट जो है ना मोर पावरफुल और एक्सप्रेसिव हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है ना, ये बहुत ही लार्ज स्केल में आपका आपकी हेल्प करने को तैयार है, और अब बहुत बड़ा कम्युनिटी है इसका। आपको कभी भी ऑनलाइन हेल्प की जरूरत पड़े तो आप इसका हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे पूछोगे कि अब ES6 जो था इसका फीचर्स क्या क्या ऐड हुए थे, देखो इसमें क्या था कि सबसे पहला क्या था कि सम ऑफ द की फीचर्स इंट्रोड्यूस इन ES6 इंक्लूड में सबसे पहले क्या था, एक एरो फंक्शन था। ठीक है, देखो पहले क्या था कि हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करते थे, जब भी हम फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन कीवर्ड से हम यूज करते थे, बनाते थे, अपना फंक्शन को डिक्लेयर करते थे। ठीक है, लेकिन जब जब से एरो फंक्शन आया, तो इससे क्या हुआ कि आपको फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं थी।
आप सीधा सीधा where को छोड़ करके लेट और कॉन्स्ट का वेरिएबल क्रिएट करके आप फैट एरो फंक्शन का यूज करके आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते थे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल ये आपका वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब चीजों का मैं प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा है वो टेम्पलेट्स लिटरल है। जो टेम्पलेट लिटरल का यूज हम लोग क्यों करते हैं? सपोज करते हैं कि अगर आपको कभी भी किसी चीज को अगर अपने ब्राउजर पर शो करना होता है तो आप किस तरीके से करते हो? जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया है कि आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट या फिर अलर्ट करते थे, या फिर कंसोल करते थे। तो कंसोल करने के बाद सपोज करते हैं कि आप एक कंसोल करते हो, कंसोल करने के बाद लिखते हो आप, ठीक है, तो आपको एज इट इज आपको वहां पर मिलता है। लेकिन सपोज करते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या बोलते हैं कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है या फिर जो लिखने का जो सिंटेक्स है उसमें आपका सिर्फ एक ही बार वो आपका स्पेस लेता है। अगर आप सोचोगे कि मैं 3-4 स्पेस दे दूं तो उसके लिए आपको कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस आपको लिखना पड़ता था, प्लस ऑपरेटर का यूज करके आपको कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता था स्पेस देने के लिए। ठीक है, लेकिन टेम्पलेट्स लिटरल आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप इसमें एक बैकटिक का एक आपका एक ये है एस्केप, जो सबसे पहली बटन है आपके कीबोर्ड में उसके जस्ट नीचे में जो आपको दिखता है बटन, वही है वो आपको बैकटिक। इस बैकटिक के इन बिटवीन आप जैसे चाहो वैसे लिखोगे वैसा आपको प्रिंट होके मिलेगा, इसमें आपको कॉन्कैटिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, अब अगला आया हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग आया। ठीक है, देखो डिस्ट्रक्चरिंग का क्या होता है, मतलब सपोज करते हैं कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के सीरीज में मैंने बताया था आपको कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप जब भी एक्सेस करते हो तो क्या करते हो, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट देने के बाद अपने की को लिखते हो। ठीक है, तब आपको वैल्यू आपको दिख जाता है, मतलब आपके कंसोल में दिख जाता है। ठीक है, लेकिन जब से डिस्ट्रक्चरिंग आया है इससे आपका काम आसान हो गया। सपोज करते हैं कि आपने आपने अपने ऑब्जेक्ट में कम से कम 10 आपने रखा है की रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सिर्फ और सिर्फ अपने की को डिफाइन करने के बाद इनक्लोज कर दोगे आप करली ओपन करली क्लोज में, और जो आप एक कॉमन वर्ड लिख रहे हो ना, आप जो अपने ऑब्जेक्ट का जो नाम लिख रहे हो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। मतलब वो डिस्ट्रक्चरिंग में वो आपको समझ जाए कि हाँ भाई आप इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। उससे क्या हुआ, आपको बार बार वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये आपको एक नया फीचर्स मिला। अगला जो फीचर्स आया वो आया क्लासेस का। देखो क्लासेस क्या है ना कि इसमें आप एक क्रिएट ऑब्जेक्ट कर सकते थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते थे, मोर सिमिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ये सपोर्ट करने लगा। मतलब कि कह सकते हो कि आपका जो है ये 6 वालों ने एक नया आपको ला करके दे दिया, आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट। आप ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज करके जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बनाते हो तो वहां पर भी आप उप्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, और उप्स कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। ठीक है, और मैं इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ES6 के बारे में, आपको सिर्फ फेमिलियर करा रहा हूं कि ये ES6 वालों ने क्या क्या हमें फीचर प्रोवाइड किया। ठीक है, और अगला फीचर्स है हमारा लेट एंड कॉन्स्ट। देखो लेट एंड कॉन्स्ट क्या होता है ना कि ये एक तरह का नया वे है आपको वेरिएबल डिफाइन करने का, वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अगर आप लेट कीवर्ड का यूज करके अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो आपका वो बनता है। ठीक है, दूसरा आया कि आप कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज करके वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। इसके और भी फीचर्स हैं, जब मैं इसके बारे में डीपली बताऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि लेट एंड कॉन्स्ट जो है ना ये आपका फंक्शनल या आपका फंक्शन स्कोप है। ठीक है, लेकिन आपका जो वैर कीवर्ड था ना वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, उसके बाद आपको एक और आपको फीचर मिला आपको प्रोमिसेस का। प्रोमिसेस का हम यूज कहाँ करते थे, प्रोमिसेस का यूज हम वहां करते थे वहां करते हैं जहां पर हम लोग असिंक्रोनस बिहेवियर जो ऑपरेशन करना होता था हम लोग को, तो हम लोग असिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज करने लगे। ठीक है, मतलब ये कि इट मेक्स easier to write and maintain the asynchronous code। जब भी आप asynchronous कोड को जब भी डील कर रहे होते हो ना तो आपको प्रोमिसेस का फंडा आपको यहाँ पर आपके काम को आसान कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ES6 इंट्रोड्यूस सो मेनी इंप्रूवमेंट एंड एडिशनल सच ए डिफॉल्ट फंक्शन। अब जैसे क्या है कि आपका जो सपोज करते हैं कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया,
फंक्शन बनाने के बाद आपने क्या किया कि एक पैरामीटर लिया, पैरामीटर लेने के बाद आपने जब उसको कॉल किया, सपोज अगर आप कोई भी दो नंबर ऐड कर रहे होते हो तो आप अपने फंक्शन के पैरामीटर में अगर आपने वेरिएबल जो भी दिया ए एंड बी, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आपको क्या करना पड़ता था, उस जो आपने आर्गुमेंट दिया है ए एंड बी, उसमें आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ता था एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप चाहते हो कि मेरा अगर आप फंक्शन कॉलिंग के वक्त अगर आप वैल्यू देना भूल गए, सपोज करते हैं कि आपने a इज इक्वल टू 5, अगर आपने वहीं पर आर्गुमेंट में a इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है, अगर आपको कंसोल में प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप जब फंक्शन को कॉल करते हो तो आप कॉल करने में आप a इज इक्वल टू 5 अगर आप कुछ देना भूल जाते हो तो वो आर्ग्यूमेंट वाला जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको ले लेगा, इसलिए उसको बोलते हैं डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको आया मतलब स्प्रेड ऑपरेटर, कैसे हम लोग थ्री डॉट का यूज करके हम लोग यूज करते थे स्प्रेड ऑपरेटर, कैसे हम लोग एक एरे को किसी दूसरे एरे में हम लोग किस तरीके से मर्ज करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आया रेस्ट पैरामीटर। देखो ये रेस्ट पैरामीटर भी आपका जो है ना सिमिलर है आपको स्प्रेड ऑपरेटर का, क्योंकि हम लोग सपोज करते हैं कि अगर हम लोग को कोई भी दो नंबर ऐड करना हुआ तो हम लोग सपोज करते हैं कि कोई भी दो नंबर ऐड करना हुआ हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ दो नंबर ही ऐड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये जो रेस्ट पैरामीटर जब से आया ना, तो आप इसको यूज करके मतलब आप इसमें कुछ एरे के मेथड्स को यूज करके आप इसके अंदर नंबर्स ऑफ, यानी कि जितना भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करोगे वो सारे के सारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को प्लस करके आपको दिखाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हुई थी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था कि सबसे पहला स्पेसिफिकेशन में क्या हुआ था कि ES6 के बाद, ऐसा नहीं है कि ES6 तक आकर के ES6 वालों ने अपना फीचर्स को रोक दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ES6 में 2016 में ES7 आया, 2017 में ES8 आया और 2018 में ES9 आया, ES10, 19 हर साल अपने अपने न्यू अपडेट करता गया ये ECMAScript वालों ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन, जब एक और हमारे पास फीचर आया, आपको वो फंक्शन था आपको असिंक फंक्शन, मतलब कि जब भी आप असिंक्रोनस कोड से जब भी डील कर रहे होते हो ना, तो आपको एक असिंक कीवर्ड मिला जिससे आप अपने फंक्शन को असिंक्रोनस फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शनल चेनिंग आया, नलिस कॉल स्केलिंग आया, फिर आपको रिकॉर्ड एंड टाइप टपल टाइप आया, प्राइवेट क्लास एंड ऑल दैट। ओके, द फ्यूचर, अब देखो फ्यूचर क्या है इसका, देखो फ्यूचर इसलिए इसका ब्राइट है क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जा रहा है। ठीक है, विथ कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड न्यू फीचर्स बीइंग एडेड टू द लैंग्वेज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब क्या है कि इसमें हर टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जावा स्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअसली इसके ऊपर वर्क करती जा रही है ताकि इसको और बेटर बनाया जा सके। पहले जावा स्क्रिप्ट क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर ही सीमित था, अब क्या है कि ये सर्वर साइड पर भी ये जाकर के काफी अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज को आप वहां भेज सकते हो, मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, with the goal of making the language even more powerful and expressive in the years come, मतलब आने वाले समय में ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और काफी अच्छे से अदर लैंग्वेज के से अच्छा या फिर उसके बराबर में भी ये अपने आप को बेटर साबित भी करेगा ये। ठीक है, तो आज के समय में हम लोग बहुत सारे चीजें हम लोग जैसे कि आपका पाइथन हो गया, आपका सी हो गया, हालांकि सी का जो कंपाइलेशन टाइम है बहुत ही कम है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक सी लैंग्वेज से ज़्यादा फास्ट अभी तक कोई है। ठीक है, अभी एक नया मार्केट में एक नया अभी कोई लैंग्वेज उतरा है और जो कि ये दावा कर रहा है कि हमारा जो कंपाइलेशन टाइम है वो सी से भी कम है, यानी कि सी लैंग्वेज को भी वो बीट करेगा। हालांकि अभी ये बीटा फेज में है, अभी ये मतलब लोग टेस्टिंग में कर रहे हैं इसका, तो मतलब कुछ दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ECMAScript 6। होप गाइस कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ECMAScript में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि ES6 में ES6 इतना क्यों इम्पोर्टेंट है
और बाद में जो आया उसको फिर हम लोग क्यों नहीं बोले, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ES6 में बहुत सारे मेजर चेंजेस एट अ टाइम हुए थे और उसी के बेसिस पर हर साल उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। तो अब क्या जो भी चेंजेस हो रहा है स्लाइटली चेंजेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो मेजर चेंजेस हुआ था वो आपको ES6 2015 में हुआ था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक करके आपको सारे के सारे फीचर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा और किस तरीके से ये लेट वार एंड कॉन्स्ट कैसे यूज होते हैं, टेम्पलेट्स लिटरल क्या है, एरो फंक्शन क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, क्लासेस क्या है, प्रोमिसेस क्या है, इन सभी के बारे में अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा और ये किस तरीके से काम करता है आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, उसमें आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको मेरे वीडियोस से कुछ ना कुछ अगर हेल्प होता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग रियली अपना फील्ड अपना करियर इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट में देखना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।